नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेक्चर। हम पिछले लेक्चर में ये सब चीजें डिस्कस कर चुके थे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल, तो इसके ऊपर एक एनसीईआरटी में मैंने बताया भी था एग्जांपल, बहुत अच्छा सा सवाल है। तो आप अगर उसको देखोगे तो मैं ये एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा। जिन बच्चों ने शायद ये होमवर्क किया भी हो उनके लिए भी अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप मैं इसको डिस्कस करूं तो आप ये पहला इसका पहला ऑप्शन पढ़ो। ये दे रखा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। ये दो चार्ज है विद नो एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फीड नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि आपको एक एक को लाके रखना है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली बात क्या है कि 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर यहाँ पॉइंट है और ये -9 सेंटीमीटर यहाँ है। यहाँ 7 माइक्रो कूलाम चार्ज लाके रखना है और यहाँ माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे पता है दो की, तो मैं लिख ही सकता हूँ के Q1 Q2 बाई आर, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो जी आंसर आप देखोगे के Q1 Q2 बाई आर, तो ये वैल्यू पुट करी आपने, ये -0.7 जूल है, इसका आंसर आ गया। अब आगे चलो, सेकंड वाला जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, सेकंड मतलब जो ये पॉइंट पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जो दो चार्ज रखे हुए हैं, ये जो दो चार्ज रखे हुए हैं, कोई भी Q1 Q2 दो चार्ज है, आपको तो देखो आप जितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखोगे उतना ज्यादा बेहतर है। सवाल से क्या मतलब, इसको कह रहा है कि इनफाइनाइट पे लेगी, यानी कि मुझे पता है कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सटर्नल वर्क की बात करूं तो मुझे एक ही तरीका आता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब ये आप इनफाइनाइट पे लेगिए, इनफाइनाइट पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान रखी है, जीरो। वहां हम जीरो एज्यूम करते हैं, इनके बीच का कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो जीरो एज्यूम कर लेते हैं। माइनस, और इनिशियल इनकी कितनी थी, -0.7 जूल। ये मुझे आंसर पता है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, 0.7 जूल। ये लगभग वैसा ही सवाल है जैसे आप जैसे आपका ये होता था ना, -13.6 Z² अपॉन n² हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी होती थी। तो आपको अगर उसको एक्साइट उसको आयनाइज करना है तो इतना प्लस आपको देना पड़ता था। क्लियर है, तो ये लगभग वैसा ही है। उसको भी तो बाहर इजेक्ट करने के लिए आपको, तो जितनी बाउंड एनर्जी है उतनी देनी पड़ेगी। तो यहां भी ये किस एनर्जी से बाउंड है, अल्टीमेटली -0.7 जूल। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, +0.7 जूल आपको देनी पड़ेगी। खैर, इससे अगला जो पॉइंट है वो बड़ा मजेदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट है, अब आपको क्या करना है, एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है ई नाम का, और उसमें आपको ये दोनों चार्ज को लाके रखना है। समझ गए। अब कॉन्फ़िगरेशन की, अब इस सिस्टम को यहां प्लेस करना है आपको, यानी कि अब आपका कुछ ऐसे है कि ये 9 सेंटीमीटर, ये -9, ये 7 माइक्रो, और ये कितना था जी, -2 माइक्रो। ये ऐसे लाके रखना है। अब मुझे पता है कि इंटरेक्शन एनर्जी के साथ साथ मुझे इस पॉइंट की वही सेम फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा था, क्या जी, Q1 आपने लाके रखा V1 प्लस Q2 V2 प्लस इन दोनों के बीच की Q1 Q2 इंटू K/R। तो ये तो आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, ये तो कितनी है आपकी, -0.7 जूल। मेरे को ये निकालना है अब, पर मुझे पोटेंशियल कैसे निकालूं मैं, तो उसके लिए आपको देखो इक्वेशन गिवन है। तो मैं पहले इन जनरल पोटेंशियल लिखना सीख लेता हूं कि कोई मुझे फील्ड है तो उस फील्ड की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। ये 1/r² आपको दिख रहा है कुछ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस पॉइंट पे P डिफाइन करना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है एब्सोल्यूट। तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है मेरे मास्टर ने सिखाया डेल्टा V इज इक्वल टू -E.dr, ये सिखाया है। ठीक है जी, अब मैं P से और इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर लूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस नेगेटिव साइन को अंदर ले आएंगे, तो ये VP माइनस वी, क्योंकि अल्टीमेटली तो कैसे लिखा जाता है, मैं इसको सीधा ही लिखता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे समझने में दिक्कत हो जाती है। इसको लिखेंगे V इनफाइनाइट माइनस VP विल बी इक्वल टू माइनस, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, लेट्स सपोज ये कोई ओरिजिन यहाँ है आपका, ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन तो मानना ही पड़ेगा, उससे ये पॉइंट r डिस्टेंस दूर है, r से इनफाइनाइट तक E.dr। अब इस नेगेटिव साइन को इधर ले आओ, तो VP माइनस वी इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन वो एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, A/r² dr, r से इनफाइनाइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके VP माइनस वी इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू आएगा A/R। r जो भी उसकी डिस्टेंस है, आप रेफरेंस से जो भी चूज कर रहे हो। ठीक है जी, अब मजे की बात क्या है, मैंने ओरिजिन मान लिया यहाँ पे कि ओरिजिन से इतनी दूर है वगैरह वगैरह, जैसे भी है, क्लियर है। अब
ये देखो इसने दे भी रखा है, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में आपने रख दिया, ये दे भी रखा है सवाल ने। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया कि वीपी माइनस वी इनफाइनाइट कितना है जी, ए बाई आर। अब ए इनफाइनाइट को तो एज्यूम में जीरो करता हूं, तो यानी कि एब्सोल्यूट क्या आ गया, वीपी इज इक्वल टू ए बाई आर। ये एक्सप्रेशन है, अब कुछ नहीं, बस Q1 इंटू ये ए बाई आर वन। देखो जैसे आपको यहां से देखने को Q1 बाई वी आर वन, ये देखो क्या लिखा, आगे देखो क्या लिखा, क्लियर है ये बात। ये देखो ए Q1 Q2 ये मेंशन कर दिया और ए को ऐसे ही छोड़ दिया। ए की जो भी इसने वैल्यू दे रखी होगी, ए की ये वैल्यू दे रखी है, ये आपने वैल्यू पुट कर ली, तो आपका आंसर फाइनल निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो एक्सटर्नल फील्ड का सॉल्यूशन, फिर आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। एक बार आपने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल लिया, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप इजीली पुट कर सकते हो। और मेरी कैलकुलेशन कहां से ले रहा हूं, मैं ओरिजिन से ही ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये वाला जो मैंने माना है, ये ओरिजिन से ही निकाला है, ए बाई आर। ठीक है, तो ए बाई आर जब आप इधर के लिए लिखोगे तो भी आर कितनी है, 9 सेंटीमीटर, इधर के लिए लिखोगे ए बाई आर तो भी 9 सेंटीमीटर, देखो वही इसने यहाँ पे लिख रखा है 0.09 मीटर। क्लियर है। तो ये ऐसे करके तुम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। ये बड़ा अच्छा सा सवाल है कि आपको यहाँ पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा, देखो इसने कहीं नहीं निकाल के दिखाया आपको, लेकिन ये आपको निकालना आना चाहिए, ऐसा अज्यूम करता है कि अब बच्चे ने सीख लिया है, तो बच्चा ऑलरेडी निकाल लेगा। इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी थोड़ी स्पेशल टाइप की बुक हो जाती है, क्योंकि उसमें सीधे सॉल्यूशन नहीं लिखे होते, सॉल्यूशन ही समझ नहीं आते उसके एग्जाम्पल के। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या है कि भैया, जब आप ऐसा सिस्टम बनाते हो प्लस माइनस क्यू चार्ज, ये कितनी दूर सेपरेटेड है, लेट्स सपोज आर डिस्टेंस सेपरेटेड है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो मैं डिफाइन करता हूं, तो कैसे डिफाइन करता हूं, व्हेन 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी, स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि ये आपने आर है इसके बीच की, मैं डी लिख देता हूं, चलो बहुत सारी किताबों में स्टैंडर्ड डी लिखा होता है, तो अपन डी लिख देते हैं। तो डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10⁻⁹मीटर। ठीक है जी, इतनी छोटी होती है। तो जब मैं इसको डिफाइन करता हूं, तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं पी वेक्टर क्यू इंटू डी वेक्टर, ऐसे डिफाइन किया जाता है। यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। पी को हम क्या बोलते हैं यहाँ, डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम यहाँ इसको, डाइपोल मूवमेंट। ऐसे करके हम इसको डिफाइन करते हो। आप केमिस्ट्री में बहुत डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ते होगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये वही डाइपोल मूवमेंट है, और इसका अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वहीं से है। तो मैं इसके थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इस चर्चा को, और आगे हम बात करते हैं कि डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट जो निकाली जाती है, वो इसके ऊपर अब थोड़ा क्वेश्चन ही है कि मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ये डी है, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, डी क्या है एग्जैक्टली पहले मैं, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर मेरे को सिस्टम दे रखा हो कोई, लेट्स सपोज मुझे ये सिस्टम दे रखा है, और यहाँ चार्ज रखा हुआ है क्यू माइनस क्यू, यहाँ +2 क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है जी -Q। मुझे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है, इनके बीच का सेपरेशन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए, तो मैं इसको सिस्टम का निकालना है, तो इसको +Q और +Q दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। तो एक डाइपोल तो आपको दिख रहा होगा, एक एक डाइपोल तो +Q ऐसे हो गया, तो एक डाइपोल तो ये हो गया P, और एक डाइपोल ये हो गया P। और P कितना है यहाँ, Q इंटू ए, मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इनटू कितना उनके बीच का सेपरेशन, यहां भी P इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, मैग्नीट्यूड तो इतना ही है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं,
ये मैं क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तो यानी कि मैं यहां सीधा लिख सकता हूं जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा कि P क्या हो गया, Q इंटू ए। अगर मैं इसको P1 मान लूं, इसको P2 मान लूं अलग अलग, तो मुझे पता है कि P1 विल बी इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू, मैंने ये कर लिया। भाई P1 P2 सेम है, लेकिन आप अगर देखोगे तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, अब इसमें तो वेक्टर सम लगेगा ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगल कितना बना 60। तो इसका मतलब पी नेट रिजल्टेंट जब दो वेक्टर सेम हो, हम क्या पढ़ के आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। अगर ये दो वेक्टर हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जो ए नेट आएगा, अगर ये सेम है, ए नेट जो आएगा वो आएगा √3a। तो सिमिलरली यहाँ कितना आएगा, √3p। तो ये आपका इसका आंसर होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ, कोशिश करते हैं अगले सवाल को समझने के लिए। आप दो चार सवाल करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। किस किस तरह के वो सवाल आपसे पूछेगा, क्या आपको जान आना चाहिए, आपका पागल कैसे बनाएगा, तो वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये कितना दे रखा है जी 60 डिग्री, ये भी कितना दे रखा है जी 60 डिग्री। ये इधर प्लस क्यों दे दिया उसने आपको, ये प्लस क्यों बोल दिया, ये -3 क्यों बोल दिया, और प्लस क्यों। और आपको पी नेट पूछ लिया उसने कि जी पी नेट बताओ। तो आपने कुछ नहीं सोचना, आपने उसने आपसे पी नेट पूछा, कोई बात नहीं, पी नेट बताओ। पहले एक बार देख लो सिस्टम में कितने डाइपोल बन रहे हैं। तो अगर यहाँ -Q 3 हो गए, तो एक डाइपोल तो ये हो गया, एक डाइपोल तुम्हारा और इनके बीच का ए ए ए, ये भी पी हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है। अब मुझे आप बताओ, देखो ध्यान से देखना, आप हमेशा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों का ले लेंगे, इन दोनों का कहीं यहाँ आ जाएगा, और वो कितना आएगा, √3p। ठीक है, फिर आपको इनके बीच का एंगल सोचना पड़ेगा, तो सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा, जब भी आप ऐसे कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, और ये आएगा विद प्रैक्टिस। तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया मुझे पता है, मेरे मास्टर ने सिखाया है मुझे कि इन दो वेक्टर के बीच का 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये P है और ये P है, तो इनका जो और इसके बीच का एंगल 120 बन रहा है, तो इसका पी नेट कहाँ आएगा, इन दोनों का 60 डिग्री के एंगल पे आएगा, और इसका रिजल्टेंट कितना होगा, P के बराबर। तो अब एक ऑलरेडी P इधर है ही, तो अब क्या बना है देखो, अब ये पी नेट क्या आ जाएगा तुम्हारा, P तो आया इसकी वजह से निकल के जो आया, इसकी वजह से, और एक P ऑलरेडी है इधर ही, तो पी नेट कितना आया, 2p। अब सवाल ये, एक बार आपने वेक्टर फिजिक्स लगा ली, उसके बाद ये सवाल वेक्टर का सवाल हो जाता है, एक तरह से कन्वर्ट हो गया, सवाल ही नहीं बचा अब आपके पास। और पी की वैल्यू आपको पता ही है, पी इज इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू ए, मैग्नीट्यूड उनके बीच का सेपरेशन। थोड़ा आगे चलते हैं जी, और एक सवाल मैं लिखता हूं आपको कि भैया ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये सेमी सर्कल बनाया अपन ने, और एक चार्ज -Q यहाँ रखा है, एक चार्ज +Q यहाँ रखा है, और ये लेंथ L दे रखी है, और ये रेडियस है तुम्हारी R। और आपको इन टर्म ऑफ L इसका डाइपोल मोमेंट बताना है। क्या बताना है आपको, डाइपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ L, यानी कि R नहीं आना चाहिए, L आना चाहिए। तो देखो, मुझे तो एक बात पता है कि मैं डाइपोल मोमेंट को कैसे लिखता हूं, Q इंटू डी, उनके बीच का सेपरेशन। तो इस डी को बोला जाता है, अगर आप इसको और अच्छा सा नाम दे दो, इफेक्टिव लेंथ। क्योंकि यहां तो एल बी इनके बीच की लेंथ है नहीं, इफेक्टिव लेंथ उनके बीच का सेपरेशन लेते हैं। तो मुझे मतलब है इस वाली डिस्टेंस से, क्या आप समझ रहे हो, और ये डिस्टेंस कितनी बनी, 2r। तो मुझे पता है इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा, Q इंटू 2r। लेकिन मुझे पता है एल की टर्म में आंसर करना है, तो मुझे पता है कि पाई आर विल बी इक्वल्स टू एल, सो आर विल बी इक्वल्स टू एल बाई पाई। तो मैं अब इसको थोड़ा सा, और डायरेक्शन तो यही रहेगी पी की, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके पी की वैल्यू क्या लिखूंगा, Q इंटू 2 इंटू L बाई पाई। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा और अच्छी सी प्रॉब्लम एक डिस्कस करते हैं, कि ताकि थोड़ा आपका और क्लियरिटी आएगी आपको ये प्रॉब्लम, फिर हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। मान लो जी यहाँ क्यू दे रखा है, यहाँ क्यू दे रखा है, यहाँ +2 क्यू है, ये -Q, ये -Q, ये -2 क्यू। इसका आपको पी नेट निकालना है। अब
कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि भैया ये पी हो गया, एक पी ये हो गया, और एक इसको मान लिया P1, इसको मान लिया P2, इसको मान लिया P3। अब वो ये सोचेगा मास्टर ने बताया था मेरे कि पी नेट निकालना है, तो पी नेट कैसे निकालूं, तो यहाँ फंस के खड़ा हो जाएगा। और एक बच्चा स्मार्टली देखो, दूसरे बच्चे ने कहा, तो ये आपको मैं ये सवाल जो आपको सिखाने का पर्सपेक्टिव है मेरा, वो ये है कि आप ये भी सीखो कि आपको चूज कैसे करना है। डायग्राम आपको ठीक है, पी पी ढूंढना है, पी बनाना है, लेकिन स्मार्टली चूज करना है अपना डाइपोल। अब एक बच्चे ने देखो, आप में से ही एक बच्चा कैसे चूज करेगा, वो कहेगा कि भैया मुझे पीनट भी तो निकालना है, तो मेरे सारे काम आसान हो जाए। तो बच्चा क्या कहेगा, सर मैं इसको मानता हूं एक डाइपोल, इसको P1 मानता हूं मैं, सर इसको मैं P2 मानता हूं, और इसको मान लेता हूं P3। अब सर मुझे एंगल भी पता है इनके बीच के, सब चीज पता है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये A है तो P1 विल बी इक्वल्स टू, अब वो कहता है P1 विल बी इक्वल्स टू Q इंटू कितना हो जाएगा 2A। भाई ये वाली डिस्टेंस भी तो सेम ही रहेगी ना A, तो अगली वाली भी A रहेगी, तो Q इंटू 2A। लेट्स सपोज ये P के बराबर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि P3 की बात करो आप, P3 कितना हो जाएगा 2Q इंटू 2A, तो ये इज इक्वल टू 2P मान लिया। अब तो नॉर्मल सा वेक्टर सम ही तो लेना है, वेक्टर करो, वेक्टर रिजल्टेंट ले लो। तो ये कैसे, आप मैं इसको थोड़ा सा अगर अलग से बना के दिखाऊं तो आपको ज्यादा वेक्टर समझ में आएगा। ये P, ये भी P, और ये 2P। तो आप नहीं निकाल सकते, इजिली निकाल सकते हो आप, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इनके बीच का रिजल्टेंट तो यहाँ आएगा √3P। और अब √3P के और इस वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो P नेट अल्टीमेटली कितना आ गया, अंडर √3P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर, तो कितना आया जी, 437 √7P। और अब आप P की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, √7 इंटू P की वैल्यू कितनी है जी, Q इंटू 2A। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपने देखी होगी, ये चूज करना। एक बच्चे ने ये चूज कर लिया, वो एग्जाम में फंस के खड़ा हो जाएगा, एक बच्चे ने ये स्मार्ट, लेकिन ये सब चीजें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद से गलत करने की कोशिश करोगे। मतलब खुद से तो गलत कहने, खुद से गलत करने की कोशिश करने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने फोर्सफुली गलत करना है, बस वो समझना है कि ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीजें होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। खैर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने टॉपिक, ये तो डाइपोल मूवमेंट इस तरह के सवाल आएंगे निकालने, तो ऐसे करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों को साथ साथ ही करेंगे। ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस, एक्सिस पे निकालना चाहता हूं मैं। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन हम निकालना सीखेंगे, निकालते कैसे हैं वो भी आना चाहिए, क्योंकि तो मैंने ये मान लिया जी, ये डाइपोल है मेरा, ये माइनस क्यू इधर रखा हुआ है, ये जी प्लस क्यू इधर रखा हुआ है, इनके बीच का सेपरेशन जी अपन ने कितना माना, D। स्टैंडर्ड कुछ लोग 2D मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब देखो सेम ही बात है, खुद प्रूव हो जाएगी। इस P पॉइंट पे मुझे, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, पहले उसमें क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूंगा। तो आप देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये वाला जो डिस्टेंस है, मैंने ये O पॉइंट से डिस्टेंस माना R, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से तो ऐसे होगा, E पॉजिटिव लिख लेता हूं इसको, और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज, इसको E नेगेटिव लिख देता हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, पॉजिटिव के नजदीक है, डिस्टेंस कम है, तो ये फील्ड ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात और पता है कि मेरा ई नेट इधर आने वाला है। भाई सीधी सी बात है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे ये वाली डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसके पास है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना आर स्क्वायर के। क्यू तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करेगा। तो मैं अगर ई नेट लिखूं बच्चे, थोड़ा सा अपन पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, ई नेट लिखूं बेटा, तो ई नेट क्या होगा, अगर मैं लिखूं ई पॉजिटिव माइनस ई से ई नेगेटिव, ठीक है। ई पॉजिटिव क्या आ गया भैया, के क्यू डिवाइड बाई
ये वाली डिस्टेंस कितनी बनी बच्चे? ये वाली टोटल आर थी। तो ये अगर आप इसको d/2 माइनस कर दो, ये वाली माइनस कर दो आर में से, तो ये वाली आ जाएगी, यानी कि ये कितनी है? r माइनस d/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? r माइनस d/2 का स्क्वायर माइनस k क्यू अपॉन r प्लस d/2 का स्क्वायर। अब r में अगर मैं ये वाली डिस्टेंस ऐड कर दूं d/2, तो क्यों से डिस्टेंस आ जाएगी यहां से। अब कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये तो मैं, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं यहीं से ही सॉल्व करूंगा, और ये तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, जो हम जिस पे हम जोर देंगे और ध्यान देंगे, ई नेट मैं करूंगा इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। अगर जो इनके बीच का सेपरेशन है इससे आर बहुत बड़ा है, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करूंगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके आप इसको कैसे करोगे? के क्यू को आप बाहर निकाल लो। 1 अपॉन, यहां से आप आर कॉमन ले लो, जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका? आर स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया? 1 - d/2 आर का स्क्वायर माइनस 1/r², 1 + d/2 आर का स्क्वायर। बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, वही इंपॉर्टेंट है, उसी से हम अपने सवाल करते हैं। k³ r² बाहर ले लो, दोनों में है तो कॉमन ले लो। अब 1 - d/2 आर -2 माइनस 1 + d/2 आर, दिस इज -2। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जब लगाते हो तो क्या लगाते हो? 1 + 2d/2 आर माइनस 1 - 2d/2 आर। ये आ गया जी। थोड़ा इसको ओपन करोगे तो ये क्या आएगा? 1 + 2d/2 आर, तो 2 से तो 2 इसको कट करो, ये झंझट खत्म करो। ये कितना आ गया जी? d/r -d/r माइनस -1 + d/r, तो ये क्या आ गया जी? k³ r²। आगे सोल्व करेंगे इसको। 1 से 1 को कैंसिल आउट करो, और ये कितना आ जाएगा जी? 2d/r। तो ये कितना हो जाएगा? k, 2 को इधर ले लो, q × d/r³। ये क्या बना? q × d को डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया जी? 2kp/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नेट। ठीक है, कब? जब आर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर मैं इसको अब यहीं बना लूं, मैं ये कहना चाहता हूं ये -q, ये +q। अब इंपॉर्टेंट बात देखना आप, और मैं इस पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये आर डिस्टेंस दूर है इसके सेंटर से। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, उसकी डायरेक्शन ये है और ये है। तो ई की जो वैल्यू होगी, वो जो ई आएगा वो आएगा 2kp/r³। अब इस रिजल्ट में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है एक्सीएल के लिए। देखो, पहली दो इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट। पहला, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का, वो कैसे डिपेंड कर रहा है? 1/r³ पे, ना कि 1/r² पे। 1/r², ऐसे नहीं डिपेंड कर रहा। कैसे डिपेंड कर रहा है? ऐसे, ऐसे नहीं डिपेंड कर रहा। दूसरी बात, P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, आप देख पा रहे हो तो एक्सियल पॉइंट के लिए आपने अगर ये दो बात याद रख ली तो आपके सवाल आसान हो जाएंगे। पहली बात, 2kp/r³, r³ पर डिपेंड करता है, और P और E इन सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब हम सवाल करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। यही मैं, अब दूसरा पॉइंट, हम पोटेंशियल के बारे में यही डिस्कशन कर लेते हैं। तो अपन पोटेंशियल की भी चर्चा बच्चे यही कर लेते हैं। तो पोटेंशियल के लिए भी सेम चीज करेंगे, कोई अलग नहीं है। -q +q, सेम चीज है। ये r है, ये कुछ नहीं बदलेगा। ये d/2 हो गया, ये भी d/2 हो गया।
इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल, अब इसमें तो लाला जी वाला मैथ लगना है, सिंपल। सो वीपी विल बी इक्वल्स टू वी प्लस क्यू की वजह से प्लस वी माइनस क्यू की वजह से, तो आप लिखो प्लस वाले की वजह से क्यू आर माइनस डी बाई टू प्लस के विद साइन लिखना होता है आर प्लस डी बाई टू। थोड़ा अब मैं फिर वही यूज करूंगा फॉर आर। ये तो सिंपल मैथ्स है, ये तो आप कर ही लोगे सॉल्व, इसमें अपन ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं देते हैं। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। तो अब अगर मैं वीपी की बात करूं, तो बच्चे वीपी आपने के क्यू बाहर लो, आर बाहर ले लिया, सेम 1 - d/2r, ये हो गया जी -1/1 प्लस डी बाई बच्चे 2r, ऐसे हो गया। अब बाइनोमियल आप इसमें लगाओगे तो कैसे आ जाएगा जी आपका के क्यू बाई आर, मैं सीधा लिख देता हूँ 1 + d/2r -1 प्लस d/2r, कट कर दोगे आप के क्यू इंटू 2d/r²। ठीक है जी, 2d से 2d कट जाएगा, सॉरी 2 तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे भी 2 आएगा ना। तो ये कितना बनेगा आपका के क्यू डी डिवाइड बाई r²। तो ये क्यू डी को क्या आप डाइपोल मोमेंट से लिख सकते हो, तो इसका आंसर कितना है के पी बाई r², ये भी पी। तो ये आपका डाइपोल का पोटेंशियल आ गया एक्सियल पॉइंट पे। अब हम, आप देख पा रहे होंगे कि जो पोटेंशियल है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल कैसे मैं इसको थोड़ा अलग ही उसमें लिख देता हूँ पेन में। पोटेंशियल क्या है यहाँ से, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन 1/r²। ये पूछ लेता है वो कई बार कि एक्सियल पॉइंट पे ऐसे डाइपोल है तो डाइपोल का पोटेंशियल बताओ कैसे वेरी करेगा। अब पॉइंट के लिए तो क्या होता है, जो आपने पढ़ा है, देखो यहाँ क्या बच्चा क्या सोचता है, क्या गलती करता है, देखो ये क्यू चार्ज है प्लस इसकी यहाँ जो आर पॉइंट पे, ये पोटेंशियल कैसे वेरी करता है 1/r। ठीक है, लेकिन डाइपोल के लिए कैसे वेरी करता है 1/r²। तो यहां करके थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपसे गलती कराने की कोशिश करेगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं ऑन इक्वेटर। इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर मतलब बोले तो इसके बीच में जो लाइन है, अपन ऐसे करके बात करते हैं, यानी कि ये अपना माइनस क्यू हो गया बच्चे, ये अपना प्लस क्यू हो गया। ये मैंने सेम d/2 ही रखा, d/2 ही रखा, कितना भी मान लो, आप 2d ले लो तो ये dd हो जाएगा। जनरली आप देखोगे कि किताबों में dd लेके इसका आंसर किया होता है, लेकिन मैं इस p पॉइंट पे जो इंटरेस्टेड हूं वो ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं। और थोड़ा अगर आप देखेंगे इस नेगेटिव की वजह से ये बनाया मैंने, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा, ये देखो जी। तो ये वही, पहले तो आप कंपोनेंट वगैरह करने पड़ेंगे। अब ये कितनी डिस्टेंस दूर है, मैंने मान लिया जी r डिस्टेंस दूर है, क्लियर है। अब अगर ये r डिस्टेंस दूर है इस O पॉइंट से, तो ये वाली जो हाइपोटेनस बनेगी, ये कितना बनेगा अगर मैं इसकी बात करूं, तो d/2 का स्क्वायर प्लस r² का अंडर रूट, ये आएगा, और ये दोनों सेम आएगी, ये भी इतनी आएगी, क्लियर है। अब थोड़ा एक बार आप कंपोनेंट वगैरह कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी ई है, ई तो दोनों सेम ही रहेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, ये थीटा आ गया, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा, अगेन थीटा बनेगा भाई, ये थीटा है, क्लियर है। तो आप थोड़ा सा इसको अगर सोचने की कोशिश करें, तो इसको अगर मैं पहले इसके कंपोनेंट ले लेता हूं फिर आपके और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या आ जाएगा जी, ई साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा जी, इसकी वजह से ई कॉस थीटा, ये इसकी वजह से मैं इसको अलग ही, ये आ गया। अब हम रेड वाले की वजह से करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे सोच लो कि ये एंगल भी कितना है जी, थीटा। अब थोड़ा आपको आसान पड़ेगा ये सोचना। तो मेरा ये कितना बना जी, ये बना, ऐसे सोच लो थीटा। अगर मेरा ये थीटा बना, ठीक है,
तो ये भी मेरा क्या बनेगा जी, थीटा। अगर ये थीटा बना तो ये क्या आएगा जी, ई कॉस थीटा, और ये क्या आएगा जी, ई साइन थीटा। आई होप अभी ये आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। तो आपको देख पा रहे होंगे कि ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, ई साइन थीटा, ये क्या होगा जी तुम्हारे, कैंसिल आउट। ठीक है, अब खाली कौन से ऐड होंगे, ई कॉस थीटा वाले आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगर ये आप ऐड करते हो तो आप ई नेट क्या लिखोगे, डायरेक्शन तो आपको पता ही है कहाँ आएगी, डायरेक्शन का तो कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्शन तो कहाँ आएगा, ई नेट इधर आएगा। अब मैग्नीट्यूड की बात है तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, टू ई कॉस थीटा। अब कुछ नहीं है, आपको वैल्यू पुट करनी है, टू ई की वैल्यू लिखो। इस पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो के क्यू, किसी एक की वजह से भी लिख लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ये आ गया, इन टू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका डी बाई टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, इसकी वन बाई टू। तो अब आपका ये आ जाएगा टू के क्यू डी बाई टू, बाहर निकाल लो, और ये आ जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, और इसकी थ्री बाई टू। क्लियर है, दो से दो कट करो थोड़ा सा, के क्यू डी, और ये यहां से आ गया। अब वही सेम कंडीशन, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो आर स्क्वायर को आप निकालोगे तो नीचे क्या आएगा आपका, आर क्यूब, क्योंकि यहां से जब आपने निकाला तो आर स्क्वायर की थ्री बाई टू भी तो करनी पड़ेगी आपको, आर स्क्वायर अगर आप यहां से कॉमन लेते हो तो इंटू थ्री बाई टू, तो आर क्यूब निकल गया। और ये क्या है आपका निकल के, मैं इसको सीधा लिख रहा हूं थोड़ा, क्योंकि मेरे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डी स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि के क्यू डी बाई आर क्यूब वन माइनस थ्री बाई एट डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे जी, नेगलेक्ट, क्योंकि आर तो वैसे ही बहुत बड़ा है, ये देख रहे हो आप आर कितना बड़ा है, तो ये वाले से तो डी स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा ई नेट क्या निकल के आया, आप देखोगे तो के क्यू इंटू डी को आप पी लिख सकते हो, तो के पी बाई आर क्यू। क्लियर है। अब बारी है रिजल्ट की, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहां से भी दो चीज, पहला आप अगर यहां देख पा रहे हो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, पी एस ए, तो जो इक्विटोरियल पॉइंट है, जो ये इक्विटोरियल पॉइंट है, जो ये प्लेन पे पॉइंट है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। यानी कि पहला पॉइंट ई इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट आप यहां से देख पा रहे हो कि जो ई एक्सिस पे है जो आया था मेरा, वो टू टाइम्स होगा ई इक्विटोरियल के। आई होप ये बात आप अब समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोला है। क्लियर है जी। अब थोड़ा मैं पोटेंशियल के बारे में बात कर लेता हूं, इक्विटोरियल के बारे में। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है, थ्योरेटिकल है, लेकिन आना चाहिए आपको कि कैसे क्या चल रहा है, जाकि पॉइंट पॉइंट आपको तभी याद रहेंगे जब आपने एक बार निकाले सीखे हो। अगर आपने निकालने नहीं सीखे तो फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और ये पॉइंट आपको थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि ये माइनस क्यों है बच्चे, और ये प्लस क्यों है। ठीक है, अब ये भी तुम्हारा डी बाई टू था, ये भी तुम्हारा डी बाई टू था, अब मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे ये वाली डिस्टेंस तो सेम ही बनेगी ना, ये आर है, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। और जब ये सेम रहेगा, और मैंने अगर ये वाला सेम है डिस्टेंस भाई, इसको मैंने, ये अब जब आप लिखोगे तो ये तो आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ये तो यही आएगा ना, इधर भी आप यही आएगा, कौन सा अलग हो जाएगा। और पोटेंशियल जब आप किसी की वजह से लिखते हो तो के क्यू बाई आर, पॉइंट की वजह से, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, तो इस लाइन के अलोंग आप कहीं भी पॉइंट लो इक्विटोरियल प्लेन पे, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आनी है, जीरो, ड्यू टू डाइपोल।
इसीलिए यहाँ एक बहुत अच्छा सा सवाल भी पूछा जाता है, मैं यही सवाल ये मेंशन कर देता हूँ कि आपसे कहेगा वो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ माइनस क्यों है प्लस क्यों है। तो आप क्या कर रहे हो, इस ए पॉइंट से इक्विटोरियल प्लेन में ए पॉइंट से, ये इक्वेटर को कट करता हुआ प्लेन है, तो आपने ये बना दिया डी है, ये डी है ऐसे, और ए से बी आप प्लस क्यू चार्ज लेके गए, तो वर्क डन बताओ कितना करना पड़ेगा। अब मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी तो मेरा जीरो बनना है, तो जो एक्सटर्नल वर्क आएगा वो कितना आएगा, जीरो। एक्सटर्नल कहो या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहो, सबकी वजह से जीरो ही आना है। डेल्टा वी वहां बस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी कि वी इनिशियल वी वन माइनस वी टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक में, लेकिन आएगा तो जीरो ही ना भाई। क्लियर है? तो इस तरीके से घुमा के थोड़ा सा सवाल आपसे पूछने की कोशिश करेगा, तो उसमें आपको फंसना नहीं है। अब आ जाते हैं हम सबसे दूसरे पॉइंट पे, फिर हम एक बार इसको समरी कर देंगे, एक बार हम इसको सारे को लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम एट एनी जनरल पॉइंट। अगर मुझे किसी जनरल पॉइंट पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल दोनों की बात करूंगा। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ये माइनस क्यों है, ये बच्चे प्लस क्यों है, ठीक है। मैं ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट पे मैं निकालना चाह रहा हूं आपका फील्ड, कितना एंगल है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन पी तो ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहली बात। मुझे इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो ऐसे सीधा तो निकालूंगा नहीं मैं, तो मैं थोड़ा सा दिमाग यूज करता हूं और मैं इसके कंपोनेंट कर लेता हूं पी के। तो पी का जब मैं कंपोनेंट करूंगा, ध्यान से देखना, तो पी का एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा जी, और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका पी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका पी साइन थीटा। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे इक्विटोरियल और एक्सियल के रिजल्ट याद हैं, तो अगर मैं इसको उसी में ही तोड़ लेता हूं, और ये डिस्टेंस आर है, तो अब मैं वो रिजल्ट अप्लाई कर पाऊंगा। अब वो आपको रिजल्ट रिकॉल करना है। देखो ये, अब ये डाइपोल मैंने दो डाइपोल में तोड़ लिया, ये भाई अल्टीमेटली ये क्या है, प्रोजेक्शन, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन है, मैंने ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे पी साइन थीटा पी कोस थीटा का, तो पी तो आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वजह से, इस वाले की वजह से जो एक्सियल वाला होता है, इसकी वजह से जो फील्ड होता है वो अलोंग होता है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाले की वजह से E1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 kp। तो यहां पी क्या है, पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। और दूसरा देखो, इस वाले की वजह से अगर मैं बात करूं पी साइन थीटा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये पॉइंट इसके इसके हिसाब से ये पॉइंट कहां बनेगा, इसके परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि कौन सा, इक्विटोरियल पॉइंट बन रहा है ये। तो इक्विटोरियल के लिए बेटा ये E2 मान लिया मैंने इसको, इसकी वैल्यू आ गई जी कितना, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। अब देखो ई तो इसका रिजल्टेंट ही तो होगा दोनों का, तो कहीं बीच में होगा, तो आप ऐसे, ये ई नेट आ गया, यही तो मुझे निकालना था। तो अगर मैं ई नेट ये एंगल फाई लिख दूं, तो यहां पे टेन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2/E1। सो टेन फाई कितना आ जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर ये दो चीजें याद है एक्सियल इक्विटोरियल, तो एट एनी पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती। आप सीधा 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, आप 10 सेकंड में लिख के आंसर कर सकते हो इसको। सो टेन फाई कितना हो जाएगा, E2/E1, यानी कि E2 कितना है जी आपका, ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 cos थीटा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका tan θ/2, ये टेन फाई के बराबर है, ठीक है। अब ई नेट निकाल लेते हैं जी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस बच्चे E2 का स्क्वायर, तो ये आप जब इसको निकालोगे तो KP/R³ तो आपका, मैं थोड़ा सा स्टेप कट करके लिख रहा हूं, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो जब आप इसको कोस sin² थीटा को लिख लो 1 - cos² थीटा, तो एक KP/R³ अंडर रूट 4 cos² थीटा प्लस 1 - cos² थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, KP/R³ अंडर cos²θ-1। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। अब दूसरी बात, मैं पोटेंशियल की, यही एकदम मैं पोटेंशियल की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेते हैं जी हम, पोटेंशियल की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं जी, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। तो देखो पोटेंशियल के लिए, इस वाले की वजह से तो पोटेंशियल आएगा ही नहीं, क्योंकि इक्विटोरियल है, तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, खाली इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा।
और पोटेंशियल इसकी वजह से एक्सियल पे मैंने निकाला है। एक्सियल पे क्या आता है, v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है जी, जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो थोड़ा सा, तो ये वेक्टर, इसकी नोटेशन क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं आर कैप बाई आर कैप, तो ये तो यही होगा ना। अगर मैं आर यूनिट वेक्टर लिख दूं इसको, तो आर में और पी में एंगल, तो ये तो आर कैप की डायरेक्शन होगी ना, आर कैप और पी में एंगल, अब आर कैप तो 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा आपका पी कॉस थीटा। एक और फॉर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाई अब आर क्यूब हो जाएगा। एक ये भी वेक्टर की फॉर्म होती है। कई बार सीधा पूछ लेता है, तो वेक्टर फॉर्म में भी आपको आना चाहिए लिखना, वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बाकी ऐसी कोई अलग से कुछ बात नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या क्या हमने सीखी, हमने डाइपोल के एक्सेल पे सीखा निकालना, लेकिन हमें ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, अब मैं इसको टोटल सम अप कर देता हूं, जो आपको याद रहना चाहिए, जो आपको याद रहना चाहिए। आपको याद क्या क्या रहना चाहिए, मैं ऐसे बना लेता हूं। देखो, ये माइनस क्यू है जी, ये प्लस क्यू है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है। इस ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा, इसको E1 मान ले, और इक्विटोरियल पे ओपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बात यहां होता है जी, के पी बाई आर क्यूब, और ये इसका 2 गुना होता है। तो ये तो एक याद कर लो, दूसरा आप अपने आप 2 के पी बाई आर क्यूब। क्लियर है? पोटेंशियल के लिए क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और जो आर डिस्टेंस होती है ये कहां से होती है, इसके सेंटर से होती है, डाइपोल के सेंटर से। तो आप देखो, जो एक्सियल पे आ रहा था, अगर मैं यहां देखूं, तो आर आर के और कॉस, ये किसके बीच में है, कॉस थीटा एंगल किसके बीच में होता है, पी कॉस थीटा, आर के और पी के बीच में। तो आर के और पी के बीच में अगर मैं यहां देखूं, तो यहां आर कैप तो इधर ही होगा ना, तो आर कैप और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए वी भी क्या लिखोगे आप, के पी कोस 90 बाई आर स्क्वायर, 0 आ गया। अगर मैं वी ए लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहां आर और इसके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0, यानी के पी कॉस 0 बाई आर स्क्वायर, तो के पी बाई आर स्क्वायर। तो आपको अब ये याद रखना, अल्टीमेटली आपने इतनी देर मेहनत करके यही तो सॉल्व किया है सब कुछ, और इसी से ही मेरे सारे सवाल बन जाएंगे, मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, और अब हम डाइपोल को, अगला टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं, कि अगर जी मैंने टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे सवाल, और इसको आगे फर्दर हम पूरा करेंगे। देखो जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया तो बड़ी अच्छी सी बात है। अब हम थोड़ा सा 11th भी हमारा रिकॉल और रिवाइज हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म फील्ड में आपने रख दिया, कोई बात नहीं, बढ़िया है, रख दिया जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे को, मैंने अपना डाइपोल ऐसे रखा, माइनस क्यू प्लस क्यू, कुछ थीटा एंगल पे। तो पॉजिटिव वाले पे इस पे फोर्स एफ इधर लगेगा, बीच का सेपरेशन तो इनका मान लिया मैंने ए है, और इस नेगेटिव वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा जी, इधर। अब फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ही तो लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही है, क्यू ही, बट इक्वल एंड अपोजिट। अब आपको याद है कपल बन गया, ये क्या बना है, कपल। तो कपल है तो सीधी सी बात है, इस पे टॉर्क लगेगा भाई, ये घुमाने की तो कोशिश करेगा ही इसको। अब ये इसको अगर घुमाने की कोशिश करेगा, दोनों चार्ज को, अगर अगर ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो आपको याद है ना कि आपने कपल पढ़ा था, कि कपल यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। अब टॉर्क तो लिखना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है, घूम रहा है तो घूमेगा तो टॉर्क तो लगेगा ही। अब ये आपके दिमाग में कई बच्चे आ रहे हो कि सर ये इधर उधर क्यों नहीं जा रहा है। अरे भाई, यहां भी 11th का कॉन्सेप्ट याद करो। एफ नेट कितना है जी, 0।
और एफ नेट विल बी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, MACM। ठीक है, अगर मैं इसका मास m मान लूं, इसका मास m मान लूं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जीरो हो गया MACM, यानी कि ACM क्या आएगा तुम्हारा, जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो मूव थोड़ी ना करेगा इधर उधर, कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्लियर है ये बात। तो वापस आ जाते हैं टॉर्क पे। टॉर्क कितना लगेगा, तो इसका मतलब ये एक ही जगह सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना शुरू कर देगा, टॉर्क लग गया तो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो इस पे टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू जो कपल लग रहा है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी थीटा होगा, तो ये कितनी होगी जी, A sin थीटा। तो अब आप फोर्स इनटू इनके बीच की डिस्टेंस A sin थीटा, यही कपल की डेफिनेशन होती है। जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि ऐसे फोर्स लग रहा है, ये ऐसे, तो ये कपल बन रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर है। तो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या होती है जी, Q इंटू ई थीटा। आगे चलेंगे, टॉर्क Q इंटू ए पी साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, P क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर है जी, ये आपकी वेक्टर फॉर्म होगी। अगर मैं आपसे मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं, आपसे कोई पूछे कि भाई मैक्सिमम टॉर्क डाइपोल पे कब लगेगा, तो डाइपोल पे मैक्सिमम जब 90 डिग्री के एंगल पे हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो डाइपोल आपका ऐसे हो जाए, माइनस प्लस, यानी कि ये पी वेक्टर हो गया, तो पी वेक्टर इसके बीच में ऐसे बन जाए। या फिर कोई बात नहीं, आपके अगर दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि सर मुझे तो माइनस को ऊपर रखना है प्लस को नीचे, ऐसे रख ले भाई, तो भी तो डाइपोल के और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्या होगा, पीई साइन 90। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू होगा पी, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। फिर इसके बाद मैं मिनिमम टॉर्क की बात करूं, दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया जी मिनिमम टॉर्क की। मिनिमम टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क, मिनिमम टॉर्क कितना होगा जी, जब एंगल जीरो, थीटा कितना होगा जी, जीरो और पाई, क्योंकि इन दो ही वैल्यू पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, सो टॉर्क क्या आ जाएगा आपका, जीरो। क्लियर है। ये किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन पी एंड डी। ठीक है, और यही दोनों पोजीशन होती हैं कौन सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब इसमें से एक स्टेबल की होती है, सॉरी, इक्विलिब्रियम की, स्टेबल और अनस्टेबल की, वो हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे, कौन सी स्टेबल में आएगी, कौन सी अनस्टेबल में आएगी। ठीक है, उसको, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बिना हम उसका जवाब नहीं दे सकते। अब थोड़ा सा इसके ऊपर कल हम पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब। और अभी के लिए हम एक सवाल में, बड़ा अच्छा सा सवाल है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हम वो सवाल कर रहे हैं। तो आप, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक पूरा सवाल ही लिख देता हूं मैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट origin O such that its equator is y axis। ठीक है जी, एट ए पॉइंट P far away from dipole, at a point P far away from dipole, the electric field, the electric field direction is along y डायरेक्शन। इस बार के नीट के पेपर में ऐसी बड़ी बड़ी लैंग्वेज, अब देखना, अब सवाल बहुत छोटा सा है, बस लैंग्वेज बोल बोल के आपको चार पांच उसमें डरा देगा पूरा, जैसा इसका इस बार का नीट का पेपर था। ओपी मेक्स एन एंगल एल्फा with the x-axis such that
पहला, टेन अल्फा इज इक्वल टू √3। दूसरा, टेन अल्फा इज इक्वल टू √2। तीसरा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। फोर्थ, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। आपको कुल मिला के इस सवाल का आंसर करना है। अब देखो, ये हमें बेसिक समझ है, क्योंकि मैंने डेरिवेशन, इसलिए मैं कहता हूं कि डेरिवेशन आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो आप कैसा भी पेपर हो, आसान आए तो बढ़िया बात है, थोड़ा सा अच्छा आ जाए तो भी आप कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखो जब आप पढ़ोगे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेट्स एट ओरिजिन, तो एक इंफॉर्मेशन तो यहां, जितना बड़ा सवाल उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उतना ही आसान। इक्वेटर वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ठीक है। एट पॉइंट पी फार अवे फ्रॉम डाइपोल, दूर वाले पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि एट एनी पॉइंट की बात कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहां पे है, अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि कुल मिला के बात ये है, जो ये पी पॉइंट है ओरिजिन से, ये आपको ऐसा कहना चाह रहा है कि भैया अपन ने एक डाइपोल रखा, और अपन का जो डाइपोल है वो ऐसे बता दिया इसने, ये पी वेक्टर है, ये ओ पॉइंट है, और मेरा ये जो पॉइंट है बहुत दूर कहीं पी पॉइंट पे, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, वो ई ऐसे आ गया, ये आपको ई नेट दे दिया। क्लियर है, ये ई नेट आ गया, और ये एंगल बेटा आपको अल्फा दे दिया। ये देखो, ओपी मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका ई नेट आ गया, ये पी आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पी पॉइंट पे निकाल रहा है, तो मैं अभी भी तो इसको ऐसे ही करूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मैं इसको लिखूंगा पी साइन अल्फा, इसको लिखूंगा मैं पी कॉस अल्फा। अब मुझे पता है पी कॉस अल्फा, अब मुझे पता है इसकी वजह से फील्ड अलोंग होगा ऐसे, ठीक है। और इसकी वजह से, दूसरे वाले की वजह से मेरे फील्ड ऐसे होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है भाई? ये तो सीधी सी बात है ना। ये देखो, ये क्या दे रखा है, डाइपोल एट ओरिजिन सच दैट इट्स इक्वेटर वाई एक्सिस, ये दे दिया। एट पॉइंट पी फार अवे फ्रॉम डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपने जी टेन अल्फा बताना है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से देखना। अगर ये अल्फा है, ये 90, ये कितना बना जी, 90 माइनस अल्फा, समझ गए आप? अगर ये 90 माइनस अल्फा, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे, आप जब ऐसे करोगे तो ये कितना बना जी, ये अल्फा बन गया, सीधा ही दो पैरेलल लाइंस वाला। तो ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, तो ये 90 होता है ना, ये तो 90 है, तो ये कितना बना, 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा बना, तो ये कितना बना जी, अगेन अल्फा। अब मैं इजिली कर सकता हूं, ये मेरा कितना आया जी, पी कॉस अल्फा 2 के पी कॉस अल्फा बाई आर क्यूब, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो क्या आ गया, के पी साइन अल्फा बाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं ना, टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू 2 के पी कॉस अल्फा बाई आर क्यूब डिवाइड बाई के पी साइन अल्फा बाई आर क्यूब, काटो, के पी से के पी उड़ गया, सो टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू 2/10 अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा को नीचे ले आओ, या इसको कॉट अल्फा लिख लो। चलो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको भी हटाओ, कंफ्यूजन को भी। टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू 2 कॉट अल्फा, और 2 कॉट अल्फा को 1/10 अल्फा लिख लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू √2। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि मुझे अब इस एंगल को, जैसे ही आपको डायरेक्शन मिली, तो ये एंगल, आप पहले तो थीटा और अल्फा लिख रहे थे देखो, लेकिन अब आपको सीधा रिलेशन बनाने के लिए उसने एक चीज दे दी, तो अब आपको यहां तक पहुंचना आना चाहिए। लेकिन नो डाउट, आप जब इस तरह के सवाल अटेम्प्ट करोगे तभी वो दिमाग में आएगा। लेकिन आप पूरा साल अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने सवाल इस तरीके, थोड़े अच्छे सवाल। देखो, आसान सवाल बहुत आसान सी बात होती है कि हाँ ठीक है, ये तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा सवाल जो 2 स्टेप का है, उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब पेपर आप ये दिमाग से निकाल दो,
मैं बार बार यही कहूंगा कि 2+2 करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लोगे, मैं आपको यकीन के और दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपना सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। आई होप दिस इज वेरी लाउड एंड क्लियर। ये आप पकड़ के चलें आप। ठीक है जी। अब ये आज हम यही खत्म करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं एंगल मैंने कैसे लिया। ये एंगल मुझे अल्फा गिवन है, ये एंगल अगेन, ये दो पैरेलल लाइंस बन गई मेरी, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। अब ये मुझे पता ही ये 90 होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पे वो कैसे बनेगा, 90 पे बनेगा, तो इसके हिसाब से मैंने लिया था, तो ये पैरेलल तो ये 90 बनेगा इक्वेटोरियल। भाई ये लगाया ना माइनस क्यों, जिसके समझ ना आ रहा हो कुछ बच्चों के, तो ये अगर ऐसे है तो ये 90 लगेगा ना इस लाइन के, ऐसे है ना 90, तो ये वही यूज किया है मैंने। ये अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अगेन फिर ये वाला 90 बनेगा, तो ये अगेन अल्फा आ जाएगा। और अब तो मैं इजीली कर सकता हूँ, 10 अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 अल्फा निकालने के लिए मुझे ये डिवाइड बाई ये, वही मैंने किया है यहाँ पे। आंसर मेरी प्लेट। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्स हो गया, फिर अच्छे सवाल बनते हैं वहां पे।